एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है? 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। चारों विकल्प आप लोग पढ़िए और आराम से रिप्लाई करिए। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? विकल्प यहाँ पर आपका कौन-सा सही होगा? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। एक समावेशी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार की योग्यता वाले विद्यार्थी एक ही साथ एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें शिक्षक की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका जो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि उसे ये सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जाए। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अपनी कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाएं, जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनकी सोच है, उसको बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कह करके, गलत हो तो उन्हें दंड दे करके, तथ्यात्मक जानकारी दे करके, या फिर अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दे करके। बिल्कुल सही विकल्प आपका यहाँ पर डी से हो जाता है। किसी भी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए आवश्यक है कि उनको कक्षा में अपनी समझ व्यक्त करने का आप अवसर दें। जब अध्यापक इनके समझ, इनके विचार के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर लेता है तो उनके गलत अवधारणाओं को विभिन्न तथ्यों, तर्कों, उदाहरणों आदि के माध्यम से बदलने का वो प्रयास करें। पहले आप उनके सोच को समझिए, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझिए। जहाँ वो सही है फिर तो उन्हें आप प्रोत्साहित करिए, जहाँ गलत हो ना तब फिर उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें बदलने का प्रयास करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि विकल्प आपका कौन सा सही होगा? देखिए विकल्प हम नहीं पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम देंगे जिससे कि आप लोग ऑप्शंस चूज कर सकें। तो आइए देखिए चारों विकल्प में से आपका विकल्प कौन सा सही होगा। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। बच्चे तब पुस्तक पढ़ेंगे केवल कि उन्हें प्रमाण पत्र मिल सके, एक सर्टिफिकेट मिल सके। सर्टिफिकेट मिलेगा, हम ये चीज़ें कर लेते हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट जो जुटा करके रखते हैं वो व्यवहारिक ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस भी होती हैं, तो कुछ लोग होते हैं सर्टिफिकेट भी जुटाते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से भी वो सक्षम होते हैं। यदि बच्चे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं तो यह बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है, और इससे वे सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रमाण पत्र देना बाह्य पुनर्बलन है। जबकि बच्चे यदि आंतरिक पुनर्बलन से प्रेरित होकर के पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें रुचि लेकर के, रुचि जैसा शब्द आ जाता है, रुचि लेकर के ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जो कि अधिगम को स्थायित्व प्रदान करेगा, एक स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए, समय सारणी की कठोरता से पालन करना, पाठ्यक्रम से बंधे रहना बिल्कुल नहीं है। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। देखिए, स्वतंत्र चिंतन, स्थितियां जुटाना, विश्वसनीय, परिपूर्ण करना, उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, बिल्कुल ही सीधा तरीके ज्ञान और सही उत्तरों के लिए तैयार करना। विकल्प आपका यहाँ पर भी सही हो जाता है। कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है ना, एक तो पहली बात तो है कि सीखने की स्थितियों को उत्पन्न करना, छात्र को स्वतंत्रता प्रदान करना जिससे कि वो सीखने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रेरित हो सकें, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, छात्र का मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी करना, छात्रों का व्यवहार परिवर्तन करना, और साथ ही साथ में कक्षा में एक शांत वातावरण पैदा करना जिससे कि बच्चे उस वातावरण में स्वतः सीख सकें। ये सभी शिक्षक की भूमिका है, तो विकल्प आपका यहाँ पर भी सही होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है?
आपको बताना है विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा। बच्चों की त्रुटियों के संबंध में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है या जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। आपको बताते हैं, कहने का मतलब है कि बच्चों की जो गलतियां हैं इससे बच्चों की मानसिक क्षमता का निर्धारण किया जा सकता है, मानसिक क्षमता का निर्धारण किया जा सकता है और उन्हें सही प्रतिपुष्टि दे करके उनकी गलतियों को दूर किया जा सकता है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। ठीक है, अब आगे आप यहाँ पर और सारे विकल्प देखेंगे तो ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड बिल्कुल भी नहीं। गलतियां करते क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं, विचार करने की क्षमता आपको विकसित करानी है और विकल्प आपका जो डी है वो परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उससे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है। आकलन ही एकमात्र तरीका जो आश्वस्त करता है शिक्षकों ने पढ़ाया, बच्चों ने सीखा, आज के समय केवल अंग बिल्कुल, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। आकलन एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बच्चों और अपने शिक्षण विधि का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है कि बच्चों की अधिगम क्षमता का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो शिक्षण विधि में क्या कमी है। इस प्रकार शिक्षक को प्रतिपुष्टि मिल जाती है, साथ ही बच्चों के अधिगम का निर्धारण भी किया जा सकता है। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है ए, करेक्ट, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है। पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने और अपने अनुभवों को बांटने और विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, पृष्ठ 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। ये जो कथन है ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग है, तो इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए ये पूछा जा रहा है। यानी कि आपको बताना है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल सही, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान करने के पर्याप्त अवसर देने से संबंधित है। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देने से संबंधित है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईएफ 2005 कहता है कि शिक्षक की मुख्य भूमिका ये होनी चाहिए कि बच्चों को पर्याप्त अवसर दिए जाएं जिससे कि वो अपनी समझ विकसित कर सके और छात्र वार्तालाप कर सके, जिससे छात्र अपने ज्ञान को शिक्षक के साथ साझा कर सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत है, यहाँ पर व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या स्पष्ट करती है या क्या प्रदर्शित करती है, क्या बताना चाहती है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की जो व्यक्तिगत वाक स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, व्यक्तिगत वाक जो पर्सनली वो बोलता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है किससे। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ए, उसके सामाजिक संदर्भ से। देखिए, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को बताया है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक, सामाजिक
परिस्थितियों में संपन्न होता है और बालक जो कुछ सीखता है उस पर उसके सामाजिक मूल्यों का प्रभाव अवश्य होता है। अतः सीखने को सामाजिकता से पृथक नहीं किया जा सकता है, यही कहते हैं वाइगोत्स्की जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित मतलब क्या है? बिल्कुल सही है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चे को ही सेंटर में रखना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है कि कक्षा का वातावरण, जो सब्जेक्ट चुना जाता है और पाठ्यक्रम छात्रों के अनुकूल होना चाहिए, जिससे कि छात्र उसे आसानी से समझ सकें, उसे आसानी से आत्मसात कर सकें और विद्यार्थी शिक्षक और कक्षा के साथ सहजता का अनुभव कर सकें, जिससे कि कक्ष की गतिविधियों में रुचिपूर्वक भाग ले और अपनी अभिव्यक्ति को वर्णित कर सकें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, कैसे? विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? जटिल परिस्थिति को कैसे? बिल्कुल, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख करके। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख करके विद्यार्थी के सामने जटिल परिस्थितियां या समस्या उत्पन्न हो जाने पर शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है और समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो शिक्षक द्वारा समस्या समाधान में छात्रों को जो कार्य होते हैं उसको मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का ये निर्देश देता है, क्योंकि छात्र उन छोटे छोटे कार्यों को इजीली कर सकते हैं और फाइनल जो उनका कार्य होता है वो पूर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, ये क्या है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सही, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर विकल्प आपका सही 100% सही होता है। ये परिस्थिति समस्यात्मक है कि शिक्षार्थी ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, तो ये समस्यात्मक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति का मतलब शिक्षार्थी से यहाँ पर लिया जा रहा है, किसी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा व्याख्या करता है और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता है। ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करना मतलब जानते हैं क्या है? कंठस्थ करना, रटना है, रटना। ये रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और इससे मानसिक और बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता है। देखिए भाई, रटने को बढ़ावा देना एनसीएफ भी नहीं मानता है और ये प्रैक्टिकली भी सही नहीं है, तो ज्यों का त्यों ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र पर, यहां पर ये चक्र पर चर्चा नहीं होगा। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र क्या होता है? कभी कभी ना टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत। बेहतर होता है, स्थिर होता है, या फिर अवनत होता है, या समान रहता है? विकल्प आपका यहाँ पर AC हो जाता है। किसी समस्या का अवसर दिया जाता है जब बच्चे को, तो उनके सीखने का जो चक्र होता है वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं, उन्हें समझते हैं और विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी बढ़ता है। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। विकास की जो गति होती है एक दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक फिल इन द ब्लैंक नमूने का अनुगमन करती है। कौन से नमूने का? विकल्प आपका D से होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है और ये भिन्नता जो है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्तियों में
जितने इंडिविजुअल डिफरेंस होने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास होता है एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत होता है, व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होता रहता है। तो ये विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करता है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, आपको बताना है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, विकल्प आपका बी सी होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। देखिए, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकास कई प्रकार से होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, ये सभी। तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है इसमें विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? विकल्प आपका यहाँ पर सी हो जाता है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। देखिए, व्यक्ति के विकास में जो हेरिडिटी होती है और एनवायरनमेंट, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम और वातावरण के परस्पर इंट्रैक्शन के कारण ही होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए ये वंशानुक्रम विकास होने के लिए, विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है। ठीक है, ये क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। बात समझ आ रही है? अवसर वातावरण देता है। इसलिए व्यक्तियों में अपने अपने वंशानुक्रम और वातावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? विकल्प आपका यहां पर बी सी हो जाता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। एंड्रोगाइनस जो पर्सनालिटी होती है, तो इसमें क्या होता है? इसमें हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसीडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेड्स, दोनों होते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, चलिए, उनके शरीर में दो भिन्न लिंगों का, उनके बाह्य लक्षणों का साथ साथ विद्यमान होना, दोनों लक्षण इसमें होते हैं और इनमें संतुलन भी बराबर होता है और किसी एक गुण को अधिक प्रभावी रूप से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बराबर भी हो सकते हैं या फिर किसी एक गुण को ज़्यादा ये प्रभाव एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, प्रदर्शित भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, बच्चे फिल इन द ब्लैंक को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया है, समाजीकरण, संस्कृति है, ट्यूशन है। चिल्ड्रेन acquire gender roles through all of the following except, विकल्प आपका डी सही हो जाता है, ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा निर्मित होती हैं, जिसमें मीडिया, सामाजीकरण, संस्कृति, समुदाय, परिवार आदि सामाजिक अभिकरण सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िए फिर रिप्लाई करिए। विकल्प यहां पर आपका ए सही हो जाता है, मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्ड जो टेस्ट होते हैं उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर जो मानकीकृत परीक्षण है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए पक्षपाती होते हैं।
परीक्षण की ऐसी त्रुटियां मुख्यधारा से अलग समाज के सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती हैं और ऐसी परीक्षण त्रुटियों को स्थिर त्रुटियां या परीक्षण से संबंधित त्रुटियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक बुद्धिमानी मतलब ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, क्या कहती है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, करेक्ट। विकल्प यहाँ पर आपका बी सी होता है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहती है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इसमें नाम आता है हावर्ड गार्डनर का। हावर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का रूप जो स्वरूप होता है एकांकी ना होकर के कैसा होता है, बहुप्रकारी होता है। कैसा होता है? बहुप्रकारी होता है। इन्होंने कुल कितने प्रकार की बुद्धि को बताया है? 7 बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग भी अलग अलग होते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर देखिए, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग, यहाँ पर फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग। कैसे? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी है। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में कर सकते हैं। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है। यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति, सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति और सीखने का मूल्यांकन, देखिए सीखने के लिए मूल्यांकन ये जो है बच्चों की प्रगति और सीखने का मूल्यांकन, ठीक है, सीखने का मूल्यांकन उपलब्धि स्तर को बताता है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग नवीन ज्ञान से पहले किया जाता है, सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है, जबकि सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण के बाद किया जाता है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल सेंटेंस में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति और सीखने का मूल्यांकन उपलब्धि स्तर को बताता है। कहने का मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग नवीन ज्ञान देने से पहले किया जाता है, जबकि सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण के बाद किया जाता है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित कौन सा नहीं है? विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही है, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं, विकल्प आपका डी। ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं होता है, बल्कि इसका जो प्रयोग होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन का, इसका प्रयोग बच्चों की अधिगम त्रुटियों को पहचान कर उनका उपचार करने, पहचान करके उपचार करने में किया जाता है। ठीक है, और इसकी कुछ और भी विशेषताएं जो कि आपके विकल्प में है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग भी है। यह विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह शैक्षिक और सशैक्षिक गतिविधि का मूल्यांकन करता है। शैक्षिक के साथ साथ जो को करिकुलर है उसका भी मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को प्यार से लाइक करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों की समस्याएं अगर कोई भी होंगी उसका समाधान करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। आप लोगों के कॉमेंट सारे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बच्चों में प्रगतिशीलता के कारण हो सकती है।
बच्चों में प्रतिभाशीलता फिल इन द ब्लैंक के कारण होती है। किसके कारण होती है? विकल्प यहाँ पर आपका ए सही होता है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, बच्चों में प्रतिभाशीलता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। कहने का मतलब ये बच्चे प्रतिभाशील होते हैं जिनको आनुवंशिकता प्रगतिशील मतलब जिनमें आनुवंशिकता प्रगतिशील वाली होती है और वातावरण एक तरीके से उसे निखारने का काम करते हैं। अगर हम कहें कि आनुवंशिकता प्रगतिशील पूंजी देती है तो वातावरण उस पूंजी को निवेश करने के लिए उचित परिस्थिति का निर्माण करता है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक मिनट, कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, एबिलिटी टू कंजर्व, सुरक्षित रखने की योग्यता। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे मूर्त क्रियात्मक अवस्था की, जो लगभग 7 से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था की एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता है। इसे ही हम कहते हैं संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों या टुकड़ों में बांट देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आकृति हमने बदल दी तो क्या उसकी मात्रा, जैसे किसी वस्तु की मात्रा पर मैंने आकार को किसी वस्तु का बदल दिया तो क्या उसकी मात्रा पर असर पड़ेगा? जैसे मिट्टी की वो है गोले हैं, गीली मिट्टी का गोला है, उसको अगर मैंने इस तरीके से लंबे में कर दिया, ऐसे राउंड में कर दिया, तो क्या इसकी मात्रा पर असर पड़ेगा? नहीं। तो पियाजे के अनुसार संरक्षण के ज्ञान के लिए ये मतलब ये अवस्था होती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ये जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ये संरचनावादी हैं, इन्होंने अधिगम को कैसे देखा है? हाँ, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ये इस रूप में देखते हैं अधिगम को। देखिए, जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान में शोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अधिगम प्रक्रिया को योजना द्वारा, सामंजस्य द्वारा, आत्मसात द्वारा पूर्ण होना बताया है। इनके अनुसार अधिगमकर्ताओं को एक आदर्श अधिगम वातावरण प्रदान करने पर वह अर्थपूर्ण ज्ञान का निर्माण करता है। लेव वाइगोत्स्की जो है वो कहते हैं सामाजिकता को लेते हैं और मानते हैं कि अधिगम और विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है जिसमें बच्चा शिक्षा और सामाजिकरण के संदर्भ में ज्ञान का निर्माण करता है। इस प्रकार जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों ही बच्चों द्वारा सक्रिय रहकर ज्ञान निर्माण पर बल देते हैं और बच्चे को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में ये देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, समाचार पत्रों से कहानियों और कतरनों का चयन करना और प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? समाचार पत्रों। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। देखिए, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए समाचार पत्रों से कहानियों और कतरनों का चयन करना और प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी, ये लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीति है। देखिए, परंपरागत रूप से लिंग विशेष पुरुष या स्त्री को किसी कार्य या भूमिका से संबंधित करके देखा जाता है, जैसे घर का कार्य करने के लिए महिलाएं और ऑफिस का कार्य करने के लिए पुरुषों को मतलब प्रतिरूपित करना। यह लैंगिक रूढ़वादिता को बताता है। लैंगिक जो रूढ़वादिता है, जैसे सामाजिक दोषों पर शिक्षण करते समय शिक्षक को पुरुषों और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने आपको बताया, महिलाओं को घरेलू कार्यों के अतिरिक्त ऑफिस कार्य, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, इन सभी की भूमिकाओं में दिखना चाहिए। देखिए आप लोग, ये बताना चाहिए।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, विकल्प यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, लाभकारी हो या हानिकारक। ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि साधन विधि, साधन मतलब विधि से ही साक्ष्य, यानी कि साक्ष्य मतलब लक्ष्य, किस विधि का प्रयोग किया गया, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो साधन है उसी से ही आपका साध्य निर्धारण होता है, साध्य निर्धारित किया जाता है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर, जल्दी से बताइए फटाफट से। देखते पहले रिप्लाई किसकी आती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पर विकल्प आपका ये सही हो जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अच्छा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है पावलोव ने। किसने किया है? पावलोव ने किया है। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी अनुक्रिया का संबंध किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के साथ, जो स्टिमुलस होता है, जो कि हम देते हैं एनवायरनमेंट में, जो कुछ भी हो रहा वो स्टिमुलस है, किसी विशेष प्रकार के स्टिमुलस के साथ स्थापित हो जाने पर उद्दीपक जैसी ही प्रस्तुत होता है, अनुक्रिया स्वतः होने लग जाती है। यह सिद्धांत कहता है कि किसी अनुक्रिया का संबंध किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाने पर, मतलब जैसे ही उद्दीपक प्रस्तुत होता है, अनुक्रिया स्वतः होने लगती है। तो स्टिमुलस यहाँ पर आता है कड़कने की आवाज़, चमकने की आवाज़, और फिर राजू का उछलना क्या हो जाता है? रिस्पॉन्स, ये अनुक्रिया हो जाती है। ठीक है, जैसे स्टिमुलस ये रहा ना, बिजली का चमकना कड़कना स्टिमुलस है, उद्दीपक है, फिर इसका उछलना जो हो जाता है अनुक्रिया हो जाती है। ठीक है, रिस्पॉन्स करता है, तो इस प्रकार अधिगम हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे करते करते ना उद्दीपक के प्रति वह विशेष अनुक्रिया करना सीख गया राजू, जैसे वो कुत्ता। अगला क्वेश्चन हमारा, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, मित्रों के द्वारा उपहास। बालक को अभिप्रेरित करने के कई साधन होते हैं, जैसे कि सकारात्मक साधन में आपका आता है प्रशंसा है, शाबाशी है, पुरस्कार है। नकारात्मक में देखिए, ध्यान से आप देखिए, नकारात्मक में सकारात्मक दंड भी होता है और नकारात्मक दंड भी होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सकारात्मक दंड, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक साधन में आपको मैंने बताया प्रशंसा है, शाबाशी है, पुरस्कार है, ये हो गया। लेकिन अगर हम नकारात्मक की बात करते हैं तो नकारात्मक में सकारात्मक दंड भी होता है एक, और एक नकारात्मक दंड भी होता है। सकारात्मक दंड में होता है उपहास है, हंसी उड़ाना। नकारात्मक में आता है शारीरिक दंड, डांटना, ये सभी। तो मित्रों के द्वारा उपहास से बचने के लिए बालक सीखने का प्रयास करता है, सिंपल सा आप समझिए, या बुरी आदत छोड़ने का प्रयास करता है, तो इसीलिए इसे सकारात्मक दंड कहा जाता है। मित्रों के द्वारा जब भी कभी हंसी उड़ाई जाती है ना, उसका अच्छा ही असर पड़ता है, तो इसीलिए इसे सकारात्मक दंड की कैटेगरी में रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं? अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। पहली बात तो ये देखिए, जब भी क्वेश्चन पढ़िए पूरा पढ़िएगा, नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, ये ले जाता है बिल्कुल सही, व्यक्ति की शारीरिक। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट भी करती है, मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करती है। देखिए कभी कभी ना अभिप्रेरणा व्यक्ति को अप्रिय स्थिति में ले जाती है, जहां उसकी महत्वाकांक्षाएं तो पूर्ण हो सकती है, परंतु परिस्थिति और वातावरण व्यक्ति के अनुकूल नहीं रहते हैं। तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, ये व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है?
विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प डी, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा एक अस्थायी परिवर्तन होता है, क्योंकि आवश्यकता से अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है और आवश्यकता पूर्ण होने के बाद अभिप्रेरणा भी शांत हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के परिवर्तन के लिए अध्यापक को किसी भी प्रकार के नकारात्मक साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये नकारात्मक साधन है, क्योंकि विद्यार्थियों में इससे कुंठा ग्रसित हो सकती है और वो विद्यार्थी उस अध्यापक के साथ सहजता का अनुभव नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? गोलकोंडा किला किसने बनवाया? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? ये सभी टोटली एनसीईआरटी एक शब्द है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, काकतीय वंश ने। गोलकोंडा किला ये कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है और ये किला 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद से इस पर बहमनी राजवंश के अधिकार कर लिया था इस पर, और कुछ समय के बाद कुतुबशाही राजवंश ने इस पर कब्जा किया और गोलकोंडा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ पर पूछा जा रहा है द्रव्यमान। देखिए फॉर्मूला है V इज इक्वल टू m/p। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा V इंटू p। तो यहाँ पर दिया है 15, ठीक है, और फिर 3 45 है। यहाँ पर V इज इक्वल टू दिया है ना, V 3 है, ये 3 है, P जो है ये 15 है। तो हो जाता है विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्मूला वेस्ट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश, विकल्प डी आपका सही होता है। अदिश वे राशियाँ जिसमें केवल मतलब परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे समय है, आयतन है, चाल है, दूरी, द्रव्यमान, ऊर्जा, कार्य, ये सभी है। और वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे इसमें संवेग आता है, त्वरण आता है, बल है, भार है, विस्थापन है, ये सभी है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? एक ऐसी वस्तु, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, अपारदर्शी। ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर पाती उसे कहते हैं अपारदर्शी, और इसके विपरीत जिस वस्तु में से प्रकाश किरण गुजर सकती उसे कहते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, और जिसमें से आंशिक गुजर पाती है उसे क्या कहते हैं? आप लोग बताएंगे, पारभासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, सतह क्षेत्र पर, जो सरफेस एरिया होती है किसी विलेय, जो विलेय होता है यानी कि जो विलयन है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, और जिसमें देखिए कोई भी चीज़ जिसमें घोली जाती है वो विलयन होती है, और जो घोली जाती है वो होती है विलेय। ठीक है, जैसे पानी में चीनी घोलना, तो पानी यहाँ पर विलयन हो जाता है और जो घोली जा रही चीनी इसमें विलेय हो जाती है। तो ये विघटन दर उसके सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। विकल्प आपका बी सही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त, मतलब सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? बिल्कुल सही, विकल्प आपका सी सही हो जाता है, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। विकल्प आपका सी सही होता है। विकल्प आपका सी सही होता है। ठीक है, देखिए जब बच्चा उसे लेगा, उसे सिंचित करेगा, उसे बढ़ता हुआ देखेगा, उसके प्रति उसका लगाव पैदा होगा, तो इससे संवेदनशीलता का पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण विधि की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा प्रासंगिक नहीं है। चारों विकल्प आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं होने के बावजूद अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। शिक्षण अधिगम की यह रणनीति बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में सहायक होगी और वे डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनेंगे। और ये जो रणनीति है बच्चों को समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर तो देगी, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिले जिनसे वे पीड़ित हैं। बात समझ आई? ये सारी चीज़ें होंगी लेकिन ये ज़रूरी नहीं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे ना, बहुत ही बड़े भले होते हैं लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट होकर के आपको समझने की ज़रूरत होती है। आपातकालीन परिस्थितियों में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा था। तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा करने के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? आपको बताना है यहाँ पर सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। बिल्कुल सही विकल्प यहाँ पर आपका बी सी होता है, अन्वेषण दृष्टिकोण। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो किया गया ना, पूरा जितना भी आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा, इंक्वायरी अप्रोच, अन्वेषण दृष्टिकोण, इंक्वायरी करी ना बच्चों से, इंक्वायरी दृष्टिकोण अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है क्योंकि? समुदाय विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका बी सी होता है। ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्या काम करता है? ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है समुदाय, कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? आपको बताना है विकल्प यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा। विकल्प यहाँ पर आपका डी सी होता है। ये विषय सीमाओं को नरम यानी कि सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए पर्यावरण अध्ययन में जैसे जो विषय वस्तु है, थीम आधारित उपागम विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। इसीलिए पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। विकल्प आपका डी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानियाँ सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण कौन सा है? चलिए चारों विकल्प में से आप चुनिए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, अनुभव शामिल होते हैं, अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंधित जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो सबसे कम जो है विकल्प आपका सी सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में किसे रखा जाना चाहिए, क्या रखा जाना चाहिए? यहां पर आप देखिए,
विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है, ए बी और सी। विकल्प आपका डी सी होता है, ए बी और सी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए और बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ये डी को छोड़ करके बाकी तीनों है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? पाठ्यपुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर या फिर समाचार पत्र। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका ये पोस्टर और समाचार पत्र दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो संसाधन है पोस्टर और समाचार पत्र हैं। ये विषय से संबंधित सभी पहलुओं का संपूर्ण विवरण रखते हैं और इसी कारण ये पढ़ाने के सर्वश्रेष्ठ संसाधन माने जाते हैं। विकल्प आपका सी और डी दोनों सही होता है। नेक्स्ट है कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर में डाल दें तो इन फोल्डरों को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? इन फोल्डरों को क्या कहा जा सकता है? विकल्प यहां पर आपका बी सी हो जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है। ये जो फोल्डर होते हैं ना, इन्हें पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन पर आधारित क्वेश्चन है। विकल्प आपका बी सही होता है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में, ये शीर्षक है। शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? इस पाठ को शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? 4 विकल्प आप सभी के सामने और फिर यहाँ पर कूट दिया गया है, इसमें से आपको चुनना है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी, ए बी और सी। ए बी और सी अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, स्त्री पुरुष रूढ़वादिता को चुनौती देती है। सुनीता विलियम्स लड़की थी। ये घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। ये नहीं होगा, विकल्प आपका सी सी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि के बारे में कुछ कथन दिया गया है तो आपको बताना है। देखिए, टोटली एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। टोटल एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, आप 30 में 30 पा सकते हैं। थोड़ा सा पेडागोजी का कॉन्सेप्ट आपको बनाना है बस। इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की और जल्द ही एक वीडियो अपलोड करेंगे। आगे आप देखिए, यहाँ पर देखिए विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए, एक एक करके पढ़ते चलते हैं। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बना करके लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। ये लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है ना, ये ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 8 नहीं है। ये दूसरा नहीं होगा, तो दूसरा देखिए किसमें है, एलिमिनेट करना सीखिए। दूसरा इसमें है, ये भी नहीं होगा। दूसरा इसमें है, ये भी नहीं होगा। इसमें है, ये भी। आँख मूंद करके आपका ए सही हो जाता है। बस ऐसे ही विकल्प देख करके आसानी से आपको एलिमिनेट करने आना चाहिए। एलिमिनेट करने अगर आ गया ऑप्शन, मतलब काटते जाइए, जो नहीं है वो काटिए, फिर उसके बाद से जो बचता उसमें से देखिए। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ऐसे हाथ को फेर करके ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है, हाथ को उंगलियों को ऐसे टच करा करके। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई, तभी उसमें खांचा, मतलब जैसे गोद गोद के बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। आगे मिलेगा ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब सही कथन आपको चुनना है, चलिए चुनते हैं इसमें से। अब यहाँ पर देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। यहाँ से सही कथन चुनना है। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये सही है और फिर उसके बाद से ये भी सही है, यही सही, ए और बी सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जब शुरू में छोटे से थे तो सर लोगों ने यही बताया था, हमारे टीचर ने बताया, जब बाहरी कान
ये शरीर पर बाल का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। बाहरी कान जिसके होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिसके बाहरी कान नहीं होते वे अंडे देते हैं। तो बाहरी कान जैसे सिंपल सा मनुष्य में देख लीजिए बाहरी कान है, गाय में बाहरी कान है, सभी ये बच्चे देते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये विकल्प आपका कौन सा सही होता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करके अधिगम की प्रक्रिया को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है शिक्षक। सेंटेंस गड़बड़ हो गया। तो दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इंद्रियां सक्रिय रहें, इंद्रियों का प्रयोग अधिकतम होता रहे, और इससे बच्चे भली भांति समझ भी जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है? किसका प्रयोग करना? पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, फिर योगात्मक कार्य। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ जो तरीका होता है ये होता है विकल्प आपका ए, पोर्टफोलियो। क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है, क्योंकि इसके द्वारा अलग अलग विविध स्रोतों से, जैसे कि माता पिता, मित्र, शिक्षक और स्वयं बच्चे द्वारा ही उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने में सहायता मिलती है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, किसके अलावा? विकल्प ए, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के विषय में केवल सैद्धांतिक और मौखिक जानकारी प्रदान की जा सकती है। समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज द्वारा इस विषय को व्यापक और प्रयोगात्मक रूप में भी समझाया जा सकता है। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बिल्कुल सही, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से जुड़े पहलुओं में अनेक बातें ऐसी होती हैं जो विज्ञान के प्रयोगों द्वारा समझी जा सकती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जैसे जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण पैदा करने वाले जो तत्व हैं उनकी जल में उपस्थिति की प्रयोग जो मतलब एक्सपेरिमेंट करके उसकी जांच की जा सकती है, और यही बात अलग अलग प्रदूषण के लिए भी लागू होती है, और फिर बहुत सारी चीज़ें प्रयोग के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को वही चीज़ रिपीट हो गया। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? देखिए, यदि कोई विद्यार्थी प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर पर लिखते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करता है, तो भाषा शिक्षक के रूप में अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करे कि वह स्वयं उनमें वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसमें सुधार कर सके। काट करके और मतलब 20-20 बार लिखवाना और अंक कट जाए, नंदिनी को समझाना वर्तनी शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो इन सबसे बेटर है एक विकल्प आप अवसर दीजिए, अवसर प्रदान करना, ये जो शब्द आया है ना अवसर, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? संदर्भ व्याकरण। विकल्प आपका डी से होता है। घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, घर घर आपकी ही चर्चा है, इस वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है।
ठीक है, घर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। इस पुनरावृत्ति से वाक्य के आशय पर प्रभाव पड़ता है, जिसका बोध हमें व्याकरणिक ज्ञान से ही संभव है। अतः वाक्य का विषय व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर ए से हो जाता है, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए हमारे लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है कि समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन करें, क्योंकि इसके द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषाई विकास संभव नहीं है। अन्य जो विकल्प हैं वो भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाई जा रही है ना, भाषा के विकास से संबंधित हैं तीनों, जबकि ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है क्या? किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का जो आत्मविश्वास है विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है? विकल्प आपका यहाँ पर डी से हो जाता है, भाषा बोध और साहित्य बोध। विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है, भाषा बोध और साहित्य बोध। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का जो आत्मविश्वास है वो विकसित करने के लिए भाषा बोध और साहित्य बोध का होना अति आवश्यक है। अगर किसी आलोचक या समालोचक को भाषा और साहित्य का ज्ञान नहीं होगा तो किसी रचना के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया वो नहीं दे सकता है। तो राय प्रतिक्रिया देने के लिए भाषा बोध और साहित्य बोध का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री बच्चों में पढ़ने की रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए विकसित की जाती है। अतिरिक्त पठन सामग्री के माध्यम से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा की जाती है, जिससे उनका शिक्षा के प्रति लगाव बढ़े। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। विकल्प ए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में भाषा का उचित और नियमबद्ध तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाता है। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में भाषा का उचित और नियमबद्ध तरीके से ज्ञान वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है? इसमें प्रयुक्ति से क्या मतलब है? विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इसमें आपको बताना है प्रयुक्ति से क्या मतलब है। विकल्प बी, विशिष्ट भाषा प्रयोग। विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, विशिष्ट भाषा प्रयोग। प्रयुक्ति एक विशिष्ट नियम का प्रयोग, विधि का सूत्र या फिर आप कह सकते हैं ट्रिक होती है। सिंपल सी बात, ट्रिक। अब ये समझ आ गई होगी आपको, जिससे विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विद्यार्थी परिचित कराए जाते हैं, जिससे कि वे भाषा के विभिन्न नियमों को सीख सके। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? आगे बताना आपको, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि? विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है, प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, जबकि व्याकरण विधि, सूत्र विधि और अनुवाद विधि को भाषा शिक्षण की विधि से मातृभाषा के मध्यस्थ रखा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प बी, भाषा प्रयोग की अधिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए भाषा प्रयोग के अधिक अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना, ये सभी भाषा शिक्षण के संदर्भ में मात्र ये सभी सहायक क्रियाएं हैं, लेकिन सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है इसका भाषा प्रयोग का अधिक अवसर प्रदान करना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि कैसे, क्यों, नहीं, क्या। विकल्प आपका सी से होता है। सतत आकलन का उद्देश्य यह है कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने कितना सीखा, अर्थात कक्षा अधिगम और शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य सामग्री को बच्चे कितना सीखते हैं। विकल्प आपका सी सही होता है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चलिए बताइए, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, पूछा जा रहा नहीं है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी हो जाता है, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। ठीक है, परिपक्वता लाना, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि भाषा के उच्चारण पर उनकी विशेष निगरानी होती है, भाषा के उच्चारण पर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा कैसी होती है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, बच्चे की भाषाई पूंजी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना आवश्यक इसलिए है क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। बच्चे का ज़्यादा समय अपने परिवार के बीच बीतता है और इसके लिए वो बहुत ही आसानी से वो ग्राह्य बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। गृह कार्य का उद्देश्य आपको बताना है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, सीखने को विस्तार देना। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य सीखने में विस्तार देना। देखिए, गृह कार्य देने से बच्चों को स्कूल के अलावा घर पर भी ये भाषागत अभ्यास होता रहता है, तो इससे भाषा सीखने में उन्हें मदद मिलती है। ये क्वेश्चन आगे मिलेगा। ये देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। विकल्प यहाँ पर आपका बी से होता है, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ये इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ये, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। वाइगोत्स्की सामाजिकता को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। विकल्प ए सही होता है, बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। विकल्प आपका ए सही होता है। किताब पढ़वाना, परियोजना कार्य करवाना, लिखित परीक्षा लेना, ये सब उचित तरीके में नहीं है। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में, तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, बच्चे स्कूल आने से पूर्व भी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बिल्कुल सही बात है। विद्यालय में मात्र उनका जो होता है प्रकटीकरण होता है, जो भाषा वो सीखे रहते हैं, वो भाषा वो सीख चुके होते हैं, बस वो विद्यालय में उनको प्रकट कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, उच्च स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद ये जरूरी है कि बच्चे क्या करें। उच्च स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद ये जरूरी है कि बच्चे क्या करें। विकल्प आपका डी से होता है, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके।
ठीक है, यदि वे वैसा कर सकेंगे तो ये माना जाता है कि अधिगम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? ये विकल्प आपका ये सही होता है। मतलब ये होता है कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, और यही तो बहुत अच्छा लगता है। भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या होती हैं? भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या होती हैं? भाषा की कक्षा में कहानियाँ, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, क्योंकि कहानियाँ हमें वास्तविक जीवन के विकास के साथ साथ भाषाई संरचना का भी विकास करती हैं। ठीक है, और इनके ही माध्यम से अमूर्त चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। मतलब आप इमेजिन करने लग जाते हैं। बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन है भाषा। भाषा अब क्या है? यहाँ पर विकल्प है, जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है, क्या ये है? नहीं। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, या व्याकरण पर ही आधारित होती है? तो विकल्प आपका सी से होता है, भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती है वह क्या होगा? बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, वह समय नष्ट करी। तीनों बिल्कुल भी नहीं होंगे। विकल्प आपका डी से होता है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल और समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, ये उदाहरण किसका है? वो बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है लेकिन वो विद्यालय नहीं जाती है, ये किसका उदाहरण है? बहुत ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? आप लोग अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, भाषा अर्जन का। सुमन द्वारा कभी विद्यालय ना जाना और बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेना, ये भाषा अर्जन का उदाहरण है। हम अपने परिवेश, वातावरण, परिवार और क्षेत्र से जो भाषा सीखते हैं ना, वो भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। क्लियर है? चलिए, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना है, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि आपको हमेशा बताते हैं, और इस प्रक्रिया के द्वारा हम ये पता लगा पाते हैं कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं, उन्होंने कितना सीखा है और उन्हें किस प्रकार की अधिगम की आवश्यकता है, क्या कमी रह गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। सस्वर पाठन में सभी बच्चे एक साथ पाठ का उच्चारण करते हैं और ऐसा करते समय जो संकोची और शर्मीले स्वभाव के बच्चे होते हैं उन्हें भी पठन में रुचि उत्पन्न हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताना है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। चलिए, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है विकल्प सी, पाठ्य सामग्री। विकल्प सी सही होता है पाठ्य सामग्री।
भाषा शिक्षण में भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश और परीक्षाओं की तुलना में पाठ्य सामग्री सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि बालक का भाषाई अभ्यास और भाषिक परिवेश में जितनी अधिक पकड़ होगी, परीक्षाओं में जो अचीवमेंट होता है उतनी ही अच्छी होगी और वे अपनी परीक्षाओं में उतनी ही अच्छी रुचि लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बोतल में मैथमेटिक्स, एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है, डिब्बा जो बड़ा वाला रहता है। तो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या कितनी होगी, आपको बताना है। विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक बोतल में कितना जूस भरा जाता है? 750 ml भरा जाता है, मिलीलीटर। ठीक है, तो इसलिए छः बोतलों में जूस कितना भरा जाएगा? तो 750 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो जाएगा? 4,500 मिलीलीटर। ठीक है, चूँकि 450 लीटर, 4000, ये देखिए 450 लीटर या फिर 4,50,000 मिलीलीटर। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं, 450 लीटर या फिर 45 लिख करके हम 4 जीरो लिखेंगे। 450 लीटर या, ठीक है, 4,50,000 मिलीलीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या कितनी होगी? इसी में भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आपका डी सी हो जाता है। बात समझ आई? चलिए, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। 8,664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता है? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? चलिए आप पहले निकालिए बक्से का आयतन। बक्से का आयतन सबसे पहले निकालिए। बक्से का आयतन कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। करेक्ट, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 कितना हो गया? 4 3 12 दूनी 24 घन सेंटीमीटर। तो इसीलिए आवश्यक बक्सों की संख्या कितनी होगी? 8,664 भागे 24 हो जाएगी, बराबर हो जाता है 361। कितनी होगी? 361। विकल्प आपका बी सही होता है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है, क्या है? सवाल के अभ्यास का अभाव, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव या शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। विकल्प डी से होता है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। उन्हें शून्य की सार्थकता से संबंधित ये जानकारी नहीं है, कॉन्सेप्ट उनका बन ही नहीं पाया। जीरो का क्या इंपॉर्टेंस है दशमलव के बाद, या फिर क्या मतलब है जीरो का? ठीक है, दशमलव में, तो इसलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, यह गतिविधि, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। कौन कौन सी सामग्री ले जाएगा? देखिए, विभिन्न लंबाई, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कक्षा 3 है। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, जिसे हम लोग कहते हैं फुट्टा, फुट्टा भी नहीं कहते, हम लोग कहते हैं फिट्टा। नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ये सेंटीमीटर, मीटर,
चार्ट है, नापने वाली टेप है। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? विकल्प आपका डी से होता है। संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। विकल्प आपका यहाँ पर डी से हो जाता है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, क्या है? सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, वो क्या है? विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है, रोल प्ले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? विकल्प यहां पर आपका सी से हो जाता है, 173 धन 5, सॉरी 173 भागे 5 होगा, यहाँ पर भागे है, ठीक है। 176 को 3 से विभाजित करने पर शेष आता है 2। 176 को यहाँ पर ध्यान से एक एक करके देख लीजिए। 176 को 3 से विभाजित करने पर शेष कितना आता है? 2 आता है। 173 को 5 से विभाजित करने पर शेष कितना आता है? 3 आता है। तो विकल्प सी से जो प्राप्त शेष होगा 176 को 3 से भाग करने पर प्राप्त शेष से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, वो कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसमें आपका विकल्प ए सही होता है, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर और 5 किलोमीटर, इसको जोड़ना है। जोड़ने पर क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर मीटर में दिया गया है, ये सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, और बस ये मीटर है। तो सेंटीमीटर वाला और किलोमीटर वाला आपको बदलना है, किस में? मीटर में बदलना है। तो 500 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 5 मीटर, 50 मीटर है ही है, और साथ ही साथ में 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? ये हो जाएगा 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो पूरा जोड़ेंगे आप, कितना हो जाएगा? 5055 मीटर। विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विकल्प यहाँ पर आपका सी सी हो जाता है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल आपको बताना है। पहले तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालिए। 63606 में स्थानीय मान, ठीक है। 6 गुणे 1, 6 गुणे 100, 2 जीरो। फिर यहाँ पर 6 गुणे हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, पूरा जोड़ दीजिए। 600 और इतना, ये जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 60606, 60,606। विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाती है आज की क्लास कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? आप लोग सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते लास्ट में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ना वीडियो आने के बाद वो खोता नहीं है, मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।